ख्याल से सेम सेक्स मैरिज भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दबी ज़ुबान में सब इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन ज़ुबान पर कोई बाहर चीज़ों को लेकर नहीं आता। इसलिए हम आपसे इससे बात करना चाहते हैं कि अदालत से कई तरह की परिभाषाएँ निकल रही हैं, आप उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। जैसे एक दिन सीजीआई ने कहा कि बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के डेफिनेशन से और उसको ऊपर लेकर गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो बातें कही उसका मतलब क्या निकलता है और आगे इसमें क्या होने के चांसेस हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा है तो वो एक संदर्भ में कहा था, क्योंकि आर्गुमेंट तो ये है कि शादी दो इंसानों के बीच होती है और शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, सिर्फ लैंगिक संबंध तो होते नहीं। शादी में एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ ही रहना और दूसरों को ना देखना, साथ साथ फैमिली चलाना, और अगर किसी एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो उनके बारे में जिम्मा लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जैसे मेडिकल इमरजेंसी में रिलीज देना, वो सारी चीजें होती है। तो क्या शादी सिर्फ एक आदमी और एक औरत के बीच ही हो सकता है, या और भी संबंध हो सकते हैं जिसे शादी का दर्जा दिया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस देश में हैं जो दूसरे दूसरे सेक्स से शादी नहीं करना चाहते हैं, अपने ही सेक्स से शादी करना चाहते हैं या अपने ही सेक्स के साथ रहना चाहते हैं। तो क्या हम उन्हें वही डिग्निटी नहीं दे सकते हैं जो संविधान देता है सबको? सबका हक है डिग्निटी का। तो क्या हम जब जब ये कहें कि आपको शादी करनी है तो आप सिर्फ औरत से कर सकते हो, या अगर आप औरत हो तो आप सिर्फ मर्द से कर सकते हो, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का कोई उल्लंघन है या नहीं? यही सवाल है। तो उस सवाल में को जब देख रहा था तो तभी किसी ने कहा तो आदमी आदमी होता है, औरत औरत होती है। तो तब चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप सिर्फ आपके पैदाइशी जो बॉडी पार्ट्स है उस पर मत जाइएगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक बॉडी पार्ट लेके पैदा हुए हैं पर अपने आप को दूसरे लिंग में समझते हैं। तो कोई एब्सोल्यूट नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे समाज में जो मैसेज जाए वो कुछ और जा रहा हो, क्योंकि सरकार का तरफ से हमेशा इस बात को कहा गया कि जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो, बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ होने की देखिए, ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी भी वहाँ डेफिनेशन सिर्फ आपके जो एक्चुअल बॉडी पार्ट है उस तक सीमित नहीं है। क्यों, आपको शायद याद होगा कि एक रनर थी दुती चंद, जी, याद है। कि उनके बॉडी पार्ट एक थे, उनका उनके दूसरे बॉडी पार्ट्स दूसरे थे। तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं, पर सारे के सारे इंसान, सबको एक जैसा हक होना चाहिए। तो हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली कहने के लिए अच्छा आप यही हो, आप यही हो, वो ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। जैसे कहते हैं ना कि आप हिंदू ही हो, आप मुसलमान ही हो, पर बहुत सारे हिंदू हैं जो वो ये थोड़े बहुत मुसलमान दरगाह में जाते हैं, ये वो वगैरह। तो बहुत सारे मुसलमान हैं जो मंदिर में जाते हैं, सब होता है। ये एक मिलजुल का एक देश है, सभी का रंग एक दूसरे पे है। तो ये जो डेफिनेशनली सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, वो चलेगा नहीं।
तो मिस्टर हेगड़े, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है मेरा कि अगर आप सुनवाई को फॉलो कर रहे होंगे तो उस वक्त वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया था कि जैसे एक टाइम में हिंदू कोड बिल आया था 1950 में, जब डॉक्टर अंबेडकर लेकर आए थे, तो उस वक्त बहुत विरोध हुआ था। तो एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को हिंट दे रहे थे कि आप भी कोई क्रांतिकारी कदम आगे बढ़ें, हो सकता है आगे चल के जैसे 1956 में वो डिसइंटीग्रेट होकर बहुत सारे कानून उन्होंने बना। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या राय है? वही तो ना, अंबेडकर साहब हिंदू कोड बिल लाने में असमर्थ थे, क्योंकि जब वो लाना चाह रहे थे तब बहुत अपोजिशन हुआ था, और पंडित नेहरू को यह भी कहा गया था कि आप फिलहाल न लाइएगा, 52 के इलेक्शन के बाद लाइए। और तब अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया था मंत्री पद से। उसके बाद 52 के इलेक्शन होने के बाद 57 के इलेक्शन से पहले 56 में हिंदू कोड बिल को 3 हिस्से में बांट के, मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट सब करके फिर लाया गया था। तो और उस वक्त भी हिंदू कोड बिल के जो विरोध में थे, बहुत सारे ऐसे ही अफवाहें सब उड़ा रहे थे। एक वर्ग का ये भी कहना था, क्योंकि उससे पहले तो डिवोर्स का प्रावधान नहीं था, तो क्योंकि पंडित जी के बेटी को डिवोर्स चाहिए इसीलिए ये लाया जा रहा है। तो ये सब यानी किसी ने सही कहा है कि जो छोटे समझ के होते हैं वो लोगों के बारे में बात करते हैं, जो ठीक ठाक समझ के हैं वो इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, और जो अच्छी समझ वाले हैं वो आइडियाज को डिस्कस करते हैं। तो ये एक आइडिया है कि सबको एक हक होना चाहिए अपने साथी चुनने का। तो उस आइडिया का शायद वक्त आ गया है। ठीक है, इसी से मेरा एक और अगला सवाल है, थोड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन कि अगर कोर्ट इन पिटिशंस को अलाउ कर दे, जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिख रहे हैं इस तरह के, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? सामाजिक तौर पर अगर आप इसको देखें तो क्या मतलब निकलेगा? क्योंकि मैंने पहले से भी कह रहा था कि आम तौर पर आदमी इसके बारे में बातें नहीं करता, दबी ज़ुबान में ही बातें होती है, लेकिन मन में सबके है ये। तो सामाजिक तौर पर अगर कोर्ट अलाउ करता है तो आपकी नज़र में क्या होगा? क्या सामाजिक तौर से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता। सिर्फ यही है कि एक और एवेन्यू हो गया है, और वो उसको भी इनकॉर्पोरेट हो जा कर लेंगे, क्योंकि आप अब तक क्या देख रहे हो कि सिर्फ आदमी और औरत की शादी हो रही है, और अ, या खुद बच्चे कर रहे हैं, या बच्चों को गोद ले रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि समझेंगे क्या, 2 आदमी या 2 औरत एक बच्चे को शायद गोद लेके पालेंगे, और उनकी जो कमाई है या उनका उनका जो धन है उस बच्चे को जाएगा। तो जब सुधार आता है, कभी कभार लोग आने से पहले लोग थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं, आने के बाद एडजस्ट हो जाते हैं। वैसे हमारा देश में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलता है। और मेरे भाई एक अमेरिकन से शादी की, और उनकी सास जो अमेरिकन, वाइट अमेरिकन है, पहली बार इंडिया आई थी। तो मैंने उनको यही कहा था, इंडिया में एक ही फॉर्मूला है, काइंडली एडजस्ट। हम बहुत सी चीजों के साथ एडजस्टमेंट, वो हमारा एक बेसिक नेचर है। और ये महिला जब फिर वापस अमेरिका गई, कहीं किसी एक्सप्रेसवे में कुछ रॉन्ग टर्न हुआ था, और उनका पूरा टूर ग्रुप कहीं अटक गया था। तब उन्होंने दूसरी महिलाओं को देख के बोला, हाँ मैं इंडिया में कुछ सीख के आई हूँ, काइंडली एडजस्ट।